बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि फैमिली लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन है, शादी क्या है? सिर्फ एक एग्रीमेंट या कुछ और? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली हिंदू लॉ के अंदर मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक लीगल, सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। हिंदू मैरिज एक्ट एक कोडिफाइड लॉ है, मतलब पहले जो स्कैटर्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे उन्हें एक प्रॉपर लीगल फॉर्म दिया गया है। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि मैरिजेस वैलिड कैसे होंगी, कब वॉइड या वॉइडेबल होंगी, डाइवोर्स कैसे मिलेगा और स्पाउसेस के राइट्स क्या होंगे। सो आज का सेशन बेसिकली फाउंडेशन बिल्ड करेगा फॉर एंटायर। अब हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम में मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या था। एंशियंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज एक सैक्रेड और डिवाइन इंस्टीट्यूशन थी। इट वॉज नॉट मेरली अ कॉन्ट्रैक्ट बट ए रिलीजियस ड्यूटी, जहाँ मैरिज का एक पर्पस होता था, धर्म फॉलो करना और मोक्ष अचीव करना। मैरिज का मतलब ही ये होता था। और फेमस स्कॉलर अब्सम ने कहा था कि मैरिज वॉज मेंट फॉर डूइंग गुड डीड्स एंड फॉर अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। इसका मतलब ये था, मैरिज का एक पर्पस होता है गुड डीड्स करना और मोक्ष प्राप्त करना। इसका सिंपल सा ये मतलब है, शादी सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए नहीं थी बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल सिस्टम था तो ये एक्ट की जरूरत क्या पड़ी? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में प्रॉब्लम ये थी कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कस्टम्स थे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो हिंदू मैरिज एक्ट का मेन पर्पस था यूनिटी और स्टैंडर्डाइजेशन लाना, सब लोगों के लिए सेम रूल्स, लीगल रिकॉग्निशन देना, शादी को प्रॉपर लीगल स्टेटस मिला था इस एक्ट के थ्रू। फिर जेंडर इक्वालिटी जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। पहले वुमेन्स के राइट्स काफ़ी लिमिटेड थे, हिंदू मैरिज एक्ट ने इसे काफ़ी इंप्रूव करा है। एंड फॉर गिविंग लीगल रेमेडीज टू मैरिटल डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज लाइक डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड जुडिशियल सेपरेशन, ये सारे लीगल रेमेडीज है। एंड फॉर ईजिंग द प्रोसेस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन, जैसे कि पहले डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अब सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्लियरली डाइवोर्स अलाउ करता है। सो बेसिकली ये ट्रेडिशन और मॉडर्न लॉ के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए हमें ये बताता है, इन हिंदू इंक्लूड्स इन ऑल फॉर्म्स वैश्यवा, लिंगायत, ब्राह्मो एंड आर्य समाज। इट इज एन इंक्लूसिव लिस्ट, नॉट एग्जॉस्टिव। नंबर 2 बाय इंक्लूसिव, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, लॉ ने बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स को भी हिंदू कैटेगरी में इंक्लूड किया है। एंड तीसरा बाय डोमिसाइल रूल, द पर्सन मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड नॉट मस्ट बी मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। और बाय प्रिजम्पशन रूल, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि पर्सन हिंदू है जब तक अपोजिट पार्टी इसे प्रूव ना कर दे, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पार्टी पर होता है। नाउ कमिंग टू हु इज हिंदू चाइल्ड और रिबटल ऑफ हिंदू स्टेटस, मतलब अब मान लो कोई ये बोलता है कि वो हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन है, तब क्या होगा? तब उसे प्रूव देना पड़ेगा कि वो हिंदू कस्टम्स फॉलो नहीं करता है और हिंदू लॉ उसे गवर्न नहीं, तब उस पर हिंदू लॉ गवर्न नहीं होगा। नाउ हु इज हिंदू चाइल्ड, अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू है तब चाइल्ड हिंदू होगा, और अगर एक पेरेंट हिंदू है और अपब्रिंगिंग हिंदू की तरह हुआ है तब भी चाइल्ड हिंदू होगा, और कन्वर्शन और रिकन्वर्शन के मैटर में भी बच्चा हिंदू ही माना जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड इलेजिटिमेट है बट हिंदू अपब्रिंगिंग है तब भी वो हिंदू ही माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि बिलीफ इन गॉड और लेजिटिमेसी मैटर नहीं करता, ये दोनों बातें हु इज नॉट ए हिंदू। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, शेड्यूल ट्राइब्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिंदू मैरिज एक्ट। ये जनरली हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अपने रीजंस और क्योंकि उनके अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करे तभी हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसका मेन मोटिव ये है उनकी लॉ और उनकी ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी का अपना मैरिज सिस्टम है, तो हिंदू मैरिज एक्ट कभी भी ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा। अब हम समझते हैं मैरिज का रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज रिलीजियस ड्यूटी है, रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक सन का होता है फॉर स्पिरिचुअल डिलीवरेंस। सन का कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल सैल्वेशन से आता है, जो कि एक एंशियंट बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, पिंडदान करना, श्रद्धा रिचुअल्स करना, ये सारे एक सन का काम होता है। और मैरिज एक सैक्रेड यूनियन है, सिर्फ लीगल नहीं स्पिरिचुअल भी है। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ज़्यादा लॉ का सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, इसे प्राइमरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ भी माना जाता है। ये वेदास और उपनिषद से डिराइव किया गया है। इसे डायरेक्टली डिवाइन माना जाता है क्योंकि ऋषियों ने इसे सुना था और ओरली पास किया था। इसमें 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेदा। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदू लॉ भी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज को सैक्रेड माना गया है, तो ये कॉन्सेप्ट श्रुति से ही आता है। अब ये बताओ, अगर श्रुति हाईएस्ट है तो क्या आज कोर्ट्स डायरेक्टली वेदास अप्लाई करते हैं? इसका आंसर है नहीं, सारे डिसीजंस इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं श्रुति से। अब सेकंड सोर्स ऑफ लॉ पे आते हैं, जो है स्मृति, विच इज रिमेंबर्ड, जो याद रखा गया हो। ये श्रुति के बाद आता है और इसमें रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपरली लिखे गए हैं। इसमें मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति आते हैं, और ये धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास को इंक्लूड करता है। मतलब कि श्रुतिज ने प्रिंसिपल्स दी और स्मृति ने उनको प्रैक्टिकल रूल्स बना दिए। जो बेसिक डिफरेंस है श्रुति और स्मृति में, तो श्रुति ये है जो सुना गया हो और स्मृति वो है जिसे ह्यूमन ऑथर्स ने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल,
marriage rules and inheritance rules. Now coming to third source of Hindu law, which is commentaries and digest. तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, डिफरेंट स्प्रेटीज में कॉन्ट्रडिक्शंस थे, तो स्कॉलर्स ने एक्सप्लेनेशंस लिखी, उन्हें बोलते हैं कमेंट्रीज। इसमें दो कमेंट्रीज आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दयाभागा और मिताक्षरा। ये बेसिकली लॉ को इंटरप्रिटेशन बुक्स ये बेसिकली लॉ के इंटरप्रिटेशन बुक्स है, जैसे आज के लीगल कमेंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति क्लैश करे तो कोर्ट्स कमेंट्री फॉलो करते हैं। नाउ कमिंग टू फोर्थ सोर्स ऑफ लॉ, विच इज कस्टम। कस्टम का मतलब है जो सोसाइटी में लॉन्ग टाइम से फॉलो हो रहा हो। कस्टम कभी कभी रिटन लॉ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कस्टम मस्ट बी एंशिएंट, रीजनेबल, सर्टेन, यूनिफॉर्म एंड ऑब्जर्व कंटिन्यूसली। मतलब कि कस्टम पुराना होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और रेगुलरली फॉलो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कम्युनिटीज़ में स्पेसिफिक मैरिज रिचुअल्स है, सर्टेन इन और तो ये सारे कस्टम्स हैं, या फिर सर्टेन इनहेरिटेंस कस्टम्स। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो अगर किसी ट्राइब या कम्युनिटी में का कस्टम है कि डॉटर को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो कोर्ट्स उस कस्टम को कंसिडर करते थे। अब इक्वालिटी लॉज ने इसे चेंज कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टम इज ए किंग इन हिंदू लॉ बट ओनली इफ वैलिड। अब आते हैं फिफ्थ सोर्स ऑफ लॉ, विच इज जुडिशियल डिसीजन। ये अथॉरिटेटिव एंड बाइंडिंग होते हैं। ब्रिटिश पीरियड के बाद कोर्ट्स ने हिंदू लॉ को इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया, और जो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है। मतलब कि लोअर कोर्ट्स फॉलो करेंगे हायर कोर्ट के डिसीजंस को। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबको फॉलो करना पड़ता है। आज के टाइम में हिंदू लॉ का सबसे प्रैक्टिकल सोर्स जुडिशियल डिसीजन ही है। नाउ कमिंग टू सिक्स्थ सोर्स ऑफ लॉ, विच इज लेजिस्लेशंस। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने हिंदू लॉ कोडिफाई किया, मतलब रिटन स्टैट्यूट्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब जो एक्चुअल लॉ अप्लाई होता है कोर्ट्स में वो मोस्टली लेजिस्लेशन ही है। एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 से डिसाइड होगा, ना कि मनुस्मृति से। अब आते हैं सेवन सोर्स ऑफ लॉ, विच इज रूल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। अब मान लो किसी इशू पे कोई क्लियर लॉ ही नहीं है, ना श्रुति, ना स्मृति, ना एक्ट, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट यूज करेगा फेयरनेस, विच इज इक्विटी, जस्टिस, कॉमन सेंस, विच इज गुड कंसाइंस। ये कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म होता है जो कि इंक्लूड करता है न्याय, जस्टिस एंड युक्ति, इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूनिक डिस्प्यूट है जिसका लॉ में डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो जज फेयर डिसीजन लेगा। जब लॉ साइलेंट होता है तब जज का कौन सा डिसाइड करता है कि डिसीजन क्या होगा। अब सोर्सेज की हायरार्की समझ लो। श्रुति जो कि हाईएस्ट होता है और थ्योरेटिकल होता है, फिर स्मृति जो सुना गया हो, एंड देन कमेंट्रीज, फिर कस्टम्स जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, फिर आते हैं जुडिशियल डिसीजन जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, एंड देन लेजिस्लेशन जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल एंड वैलिड है, एंड फिर लास्ट रिजॉर्ट होता है इक्विटी। अगर अब ये बताओ, अगर कस्टम और लेजिस्लेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या होगा? तब लेजिस्लेशन प्रिवेल करेगा क्योंकि वो मॉडर्न लॉ है। हिंदू लॉ was evolved from divine texts, social customs, court decision and then modern statutes. अब हम हिंदू लॉ के दो मेजर स्कूल्स डिस्कस करेंगे, मिताक्षरा एंड दयाभागा। ये मेनली इनहेरिटेंस मतलब कि प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। मिताक्षरा स्कूल, मिताक्षरा एक कमेंट्री है जो विजनेश्वर ने लिखी थी यज्ञवल्क्य स्मृति पे इन 11th सेंचुरी। ऑलमोस्ट ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के। इस स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोपार्शनरी। मतलब कि कोपार्शनरी का मतलब ये होता है फैमिली के कुछ मेंबर्स जो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी के को ओनर्स होते हैं। इसका की रूल ये है कि सन को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट बाय बर्थ मिलता है। मतलब अगर फादर के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो बेटा के जन्म होते ही प्रॉपर्टी का को ओनर बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इस एक्ट के बाद डॉटर्स भी कोपार्शनर्स बन गई हैं, और ये मिताक्षरा के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। अब इन दिस केस लॉ, इस केस में कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि लोकल कस्टम्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंटरप्रिटेशंस को। इवन मिताक्षरा रूल्स कैन बी मॉडिफाइड बाय वैलिड कस्टम्स। अब आते हैं दयाभाग स्कूल पे। दयाभाग स्कूल का जिमुत वाहना ने डेवलप किया था इन 12th सेंचुरी। मेनली ये असम और वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है। इस स्कूल में सन को प्रॉपर्टी का राइट बाय बर्थ नहीं मिलता है। मतलब कि अगर फादर जिंदा है तो बेटा का कोई ओनरशिप राइट नहीं है। जब फादर की डेथ हो जाएगी तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। जो मेजर डिफरेंस है मिताक्षरा और दयाभाग में, वो प्रॉपर्टी राइट्स, एलिनेशन, इनहेरिटेंस एंड सर्वाइवरशिप पे है। मतलब मिताक्षरा में राइट बाय बर्थ मिलता है और दयाभाग में राइट आफ्टर डेथ। और मिताक्षरा में कोपार्शनी राइट एग्जिस्ट करता है और दयाभागा में कोपार्शनी राइट तब तक एग्जिस्ट नहीं करता जब तक फादर जिंदा है। अब कुछ केस लॉ से समझते हैं, जो है गुरुनाथ वर्सेस कमला बाई 1955। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जब लॉ क्लियर ना हो तब इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइस अप्लाई करना चाहिए, जो कि 7th सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। फिर आते हैं कंचना वर्सेस गिरी मामला में। इस केस में दयाभाग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके इनहेरिटेंस डिसाइड किया गया था। मतलब कि कोर्ट रिकॉग्नाइज दयाभाग एज वैलिड गवर्निंग लॉ। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ मैरिज में। एंशिएंट हिंदू लॉ में 8 टाइप्स के मैरिज होते थे, पर सब इक्वल नहीं थे। अब प्रूफ फॉर्म्स इंक्लूड जो शास्त्रीय और वैलिड फॉर्म्स थे, मतलब नंबर 1 ब्रह्मा, दैव, अर्ष और प्रजापत्य, और नॉन अप्रूव्ड इंक्लूड्स असुरा, गंधर्व, राक्षसा और पैशाच।
अब ये आप लोग ये बताइए मॉडर्न इंडिया में कौन सा फॉर्म कॉमन है? तो ये फॉर्म्स ऑफ मैरिज डिस्कस करने के बाद इसका आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग। अब अप्रूव फॉर्म्स में सबसे पहले आता है ब्रह्म मैरिज। इसका ये सबसे ज़्यादा प्योर और आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाता है। इसमें फादर अपनी बेटी को ग्रूम को देते हैं एज ए ब्राइड, और इसमें कोई भी डाउरी या मनी एक्सचेंज नहीं होता है। ग्रूम एडुकेटेड और सूटेबल होता है। आज के टाइम पे अरेंज मैरिज मोस्टली ब्रह्म टाइप के ही होते हैं। अब आते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ मैरिज विच इज दैव मैरिज। इसमें ब्राइड को एक प्रीस्ट को दिया जाता था फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। बेसिकली ये रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए किया जाता था और रिलीजियस एडवांटेजेस। नाउ कमिंग टू थर्ड मैरिज विच इज अर्श मैरिज। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके नाम की, जो कि अर्श जो वर्ड आया संस्कृत वर्ड से जिसका मतलब ऋषि होता है। इस टाइप की मैरिज में क्या होता है, ब्राइड के पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी एक ऋषि से कर देते हैं। ऐसे भी समझा जा सकता है ये मैरिज उन फैमिलीज के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन था जो एक्सपेंसिव मैरिज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यानी यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, ब्राइड के फादर को एक सिंबॉलिक गिफ्ट मिलता था, जनरली 2 काउज या एक काउ और एक बुल। पर ये डाउरी नहीं होता था, सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्सचेंज होता था। सिंपली इसमें इंटेंशन कमर्शियल नहीं होता था, स्पिरिचुअल होता था। नाउ कमिंग टू फोर्थ फॉर्म ऑफ मैरिज विच इज प्रजापत्य। इसमें फादर्स अपने ब्राइड और ग्रूम को आशीर्वाद देते थे कि तुम दोनों धर्म फॉलो करो और प्रॉस्पर करो। इसमें ग्रूम बैचलर होना जरूरी नहीं था। ये भी मॉडर्न अरेंज मैरिज जैसा है बट थोड़ा रिचुअलिस्टिक है। नाउ कमिंग टू नॉन अप्रूव फॉर्म्स ऑफ मैरिज, अशुरा फॉर्म। इस फॉर्म में ग्रूम पैसा देता है ब्राइड की फैमिली को, बेसिकली फॉर बाइंग द ब्राइड। ये डाउरी का रिवर्स है, यहाँ लड़का पैसा देता है। अगर कोई पैसा देकर शादी करे मतलब इट इज रिसेंबलिंग असुरा फॉर्म ऑफ मैरिज। नाउ कमिंग टू गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज, ये बेसिकली एक लव मैरिज है जहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट होता है और रिचुअल्स नेसेसरी नहीं होते हैं। आज के टाइम पे जो मॉडर्न लव मैरिज होती है वो गंधर्व मैरिज होती है। एंशिएंट टाइम में इसको अप्रूव नहीं माना जाता था बट टुडे इट इज लीगली वैलिड। नाउ सेवन टाइप ऑफ मैरिज इज राक्षसा विच इज फोर्स इन विच लड़की को फोर्सफुली किडनैप करके शादी करते थे और इसमें वायलेंस भी इन्वॉल्व होता था। नाउ कमिंग टू लास्ट फॉर्म ऑफ मैरिज विच इज पैशाच। ये सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है। इसमें कंसेंट नहीं होता था और जो लड़की होती थी वो अनकॉन्शियस या इंटॉक्सिकेटेड होती थी। ये बेसिकली एक रेप जैसा होता है। और वहाँ से अब हम लोग फिर से उसी क्वेश्चन पर आ गए जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वेदर ए मैरिज इज सैक्रामेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट व्यू मैरिज एक संस्कार है, मतलब कि सैक्रामेंट एक परमानेंट बॉन्ड है, क्योंकि डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। और इसी इसी कॉन्सेप्ट को कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इन टिकेत मुनमुहिंटी वर्सेस बसंत कुमार केस में। कोर्ट स्टेटेड दैट मैरिज इज एन इनडिसोल्यूबल यूनियन विद फ्लेश एंड बोन विद बोन। मतलब कि हिंदू मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जो तोड़ने के लिए नहीं होता, ये जन्मों जन्म का बंधन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू मैरिज एक मिक्स है सैक्रेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। वाई कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि डाइवोर्स पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और मेंटेनेंस राइट्स और लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल है। एंड वाई सैक्रेमेंट? क्योंकि रिचुअल्स काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वाई सैक्रेमेंट? क्योंकि मैरिज रिचुअलिस्टिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका काफी ज्यादा सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट मैरिज जो कि काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है एंड ट्रेडिशनल मैरिज विद रिचुअल्स जो काफी ज्यादा एक सैक्रेमेंट है।